हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप एंड ऑल्सो वेलकम टू फटाफट सीरीज, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फ्रॉम आईआर एंड लेबर लॉ। और फ्रेंड्स, ये पार्ट 13th होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 12 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। सो जिन्होंने भी ये 12 पार्ट्स नहीं देखे फ्रेंड्स, उनको जरूर रेफर करने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम वो एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम बोथ एपीएफसी और ईओ एओ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं with our homework question of part 12 जो हमने डिस्कस किया था। So the homework question was, the first factory commission was appointed in which of the following year? Your options were 1860, 1865, 1870 or 1875. So what is the right answer, guys? The right answer is option number D, that is 1875 में किया गया था, right? So here you can see the first factory commission was appointed in the year 1875. A committee was appointed in 1875 to inquire into the conditions of factory work in the country. This committee had favored some kind of legal restrictions in the form of factory laws, right? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, किस ईयर में फैक्ट्री कमीशन अपॉइंट हुआ था, राइट? These kinds of information are very very important for the examination. चलिए start with question number first of today's session. Which of the following is not a recommendation of the second national commission on labor? ठीक है, तो जब भी second national commission on labor जो कि एस्टैब्लिश किया गया था, उन्होंने कुछ चीजें रिकमेंड की थी, तो इनमें से कौन से ऐसे हैं जो उनका रिकमेंडेशन का पार्ट नहीं है, राइट? ऑलवेज रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली. So your options are: craft based or caste based unions shall not be allowed to be registered. Check-off system must be made compulsory for an establishment employing 500 or more workers. Only that union which has at least 10% members amongst the worker of a unit should have the right to represent individual workers, and a worker who is not a member of any trade union will have to pay an amount equal to the union subscription rate. तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो उनका रिकमेंडेशन का पार्ट नहीं है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, राइट? सो हियर यू कैन सी बहुत ही इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशंस है गाइस, ये आपको पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? सो हियर यू कैन सी, यू कैन रीड ऑल ऑफ द recommendations. And the thing that we are about to discuss is that check-off system must be made compulsory for an establishment employing 300 or more workers. ठीक है, और हमारे ऑप्शन में क्या था फ्रेंड्स? हमारे ऑप्शन में था 500 और मोर वर्कर्स. यूपीएससी ऐसे बहुत सारे गेम्स ट्रिक्स जो होता है वो यूज करता है, जो नंबर में भी चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ऑप्शन गलत या सही हो जाता है, राइट? तो वो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो लिमिट है वो बेसिकली 300 मेंबर्स की है, नॉट 500 मेंबर्स की, राइट? तो ये सारे ही रिकमेंडेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सो आपको ये रेफर करने हैं, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड इमर्ज फ्रॉम अमंग्स द वर्कर्स. ठीक है, फुल टाइम एम्प्लॉय भी है और उन्हीं वर्कर्स में से इमर्ज होता है. तो ये किसकी बात की जा रही है यहाँ पे? एक्सटर्नल लीडर, इंटरनल लीडर, पॉलिटिकल लीडर और नन ऑफ द अबव. सो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं भी पढ़ा तो इजीली आप ऑप्शन पढ़ के बहुत अच्छे तरीके से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं. यहाँ पे आप क्वेश्चन समझ सकते हैं, उसके बाद आप एलिमिनेट करके राइट आंसर तक पहुंच सकते हैं, राइट? सो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंटरनल लीडर. ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो इज अ फुल टाइम एम्प्लॉय. ठीक है, तो इंटरनल लीडर ही होता है जो फुल टाइम एम्प्लॉय होता है, राइट? एंड इमर्ज फ्रॉम द अमंग्स द वर्कर्स. ठीक है, तो अगर हम बात करें एक्सटर्नल लीडर की, तो एक्सटर्नल लीडर तो बाहर का लीडर हो गया, तो डेफिनेटली फुल टाइम एम्प्लॉय नहीं है, तो ये गलत हो गया. पॉलिटिकल लीडर भी बहुत ही वेग है, यहाँ पे कोई क्लैरिटी नहीं इसके रिगार्डिंग, तो ये भी गलत हो जाएगा. तो बेसिकली राइट आंसर इज इंटरनल लीडर. ठीक है, तो इस तरीके से आपको एलिमिनेशन टेक्निक भी यूज करनी है अपने एग्जामिनेशन में व्हेनेवर यू आर रीडिंग एनी क्वेश्चन. ठीक है, कई बार क्या होता है, आपको लगेगा ये कॉन्सेप्ट मैंने नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं इसे छोड़ देता हूं, बट हमेशा एक बार क्वेश्चन को जरूर पढ़िए, उसको एनालाइज करिए, समझने की कोशिश करिए, तो ऑप्शंस पढ़ने के बाद बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप उसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे आफ्टर अडॉप्टिंग द एलिमिनेशन टेक्निक, राइट? सो यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं द टाइप्स ऑफ लीडर्स के बारे में, जहां पर हमने डिस्कस किया एक्सटर्नल लीडर के बारे में भी और इंटरनल लीडर के बारे में भी, राइट? तो बहुत ही डिटेल में यहाँ पे चीजें दी हुई हैं, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, वो आप यहाँ पे रेफर कर सकते हैं, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 इज एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 स्टैंडिंग ऑर्डर शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ. योर ऑप्शंस आर 15 डेज, 30 डेज, 45 डेज और 60 डेज. ठीक है, कब से इफेक्ट में आ जाएंगे स्टैंडिंग ऑर्डर? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 30 डेज में इफेक्ट में आ जाएंगे, राइट? सो हियर यू कैन सी स्टैंडिंग ऑर्डर शैल कम इनटू ऑपरेशन ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑथेंटिकेटेड कॉपीज देयरऑफ आर सेंट. तो जब से ऑथेंटिकेटेड कॉपी सेंड कर दी जाएंगी तब से फ्रॉम दैट डे 30 डेज में आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज के बाद वो है जो इंप्लीमेंट फोर्स में आ जाएगा, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 इज एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 स्टैंडिंग ऑर्डर्स फाइनली सर्टिफाइड शैल नॉट बी लायबल टू मॉडिफिकेशन अंटिल द एक्सपायरी ऑफ हाउ मेनी मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टैंडिंग ऑर्डर्स और द लास्ट मॉडिफिकेशन देयरऑफ केम इनटू ऑपरेशन. ठीक है, एक बार अगर उसे फाइनली सर्टिफाई कर दिया गया स्टैंडिंग ऑर्डर को, तो कब तक उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है?
So your options are 3 months, 2 months, 6 months or 1 month, right? So the right answer is option number सी, दैट इज 6 months तक। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे आप पढ़ सकते हैं कि स्टैंडिंग ऑर्डर फाइनली सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट शैल नॉट एक्सेप्ट ऑन द एग्रीमेंट बिटवीन द एम्प्लॉयर एंड द वर्कमैन। ठीक है, अगर एम्प्लॉयर और वर्कमैन चाह रहे हैं कि इसे मॉडिफाई करना चाहिए तो चाहे वो 10 दिन के बाद हो, चाहे वो 15 दिन के बाद हो, कभी भी हो सकता है, राइट। लेकिन अगर उनके बीच में एग्रीमेंट नहीं बन पा रहा तो इन दैट केस कब इसे किया जा सकता है? अंटिल द एक्सपायरी ऑफ 6 months। ठीक है, जब तक 6 months नहीं निकल जाते हैं लास्ट मॉडिफिकेशन से, तब तक उसे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, राइट। तो एग्रीमेंट के केस में कभी मॉडिफाई किया जा सकता है, लेकिन अगर दोनों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, राइट, म्यूचुअल कंसेंट नहीं हो पा रही है, तो उस केस में आफ्टर द एटलीस्ट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ लास्ट मॉडिफिकेशन, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 how much subsistence allowance is to be paid by an employer for the suspension of workmen beyond first 90 days? read the question carefully, क्योंकि पहले 90 days के लिए प्रोविजन अलग है और उसके बाद के पीरियड के लिए यहाँ पे प्रोविजन अलग है। ठीक है, तो हमेशा लॉ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। यहीं पे थोड़ा सा आपके साथ चीजें गलत कर सकते हैं अगर आपने ये लाइन स्किप कर दी है, बहुत अच्छे से सीरियस वे में नहीं पढ़ा इसको, राइट, क्योंकि सब्सिस्टेंस अलाउंस आप देखकर आप कुछ और भी मार्क कर सकते हैं, बट आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। दिस इज अबाउट the subsistence allowance beyond first 90 days, right? Your options are 20% of the wages, 70% of the wages, 75% of the wages or 80% of the wages. So the right answer is option number C, 75% of the wages। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंस के रिगार्डिंग क्या प्रोविजन है। वेयर एनी वर्कमैन इज सस्पेंडेड बाय द एम्प्लॉयर पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी इनटू कंप्लेंट्स और चार्जेस ऑफ मिसकंडक्ट अगेंस्ट हिम, द एम्प्लॉयर शैल पे टू सच वर्कमैन सब्सिस्टेंस अलाउंस। ठीक है, जब भी किसी भी वर्कमैन को सस्पेंड किया जाएगा बाय द एम्प्लॉयर तो उसके बदले में उसे सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाएगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि अगर सस्पेंड कर दिएगा तो उसको लाइवलीहुड के लिए कुछ तो चाहिए, राइट, उसको जिंदगी जीने के लिए, सर्वाइव करने के लिए कुछ तो चाहिए, तो इसीलिए इसका प्रोविजन सब्सिस्टेंस अलाउंस का, राइट। अब यहाँ पे उसके कुछ रेट भी फिक्स है। अगर हम ऐसे इसे अगर कुछ रेट फिक्स ना होगा तो इस केस में क्या होगा फ्रेंड्स कि एम्प्लॉयर जो है वो जनरली एक्सप्लॉइट करेगा, राइट, एम्प्लॉयर एक्सप्लॉइट करेगा और एम्प्लॉयर उसको बहुत ही कम पे करेगा, जिसकी वजह से उसका जो सर्वाइवल है वो भी बहुत मुश्किल में आ जाएगा, राइट। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके रिगार्डिंग कुछ प्रोविजन होना चाहिए। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस कितना होना चाहिए? एट द रेट ऑफ 50% ऑफ द वेजेस व्हिच द वर्कमैन वाज एंटाइटल्ड टू इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ सच सस्पेंशन फॉर द फर्स्ट 90 डेज ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, तो पहले जो 90 डेज रहेंगे वहां पे जो लिमिट रहेगी वो 50% ऑफ द वेजेस रहेगी। ठीक है, 50% ऑफ द वेजेस। लेकिन सपोज किसी वजह से वो जो सस्पेंशन है वो 90 डेज के बाद भी अगर वो स्ट्रेच होता है तो इन दैट केस एट द रेट ऑफ 75% ऑफ सच वेजेस for the remaining period of suspension if the delay in the completion of disciplinary proceeding against such workman is not directly attributable to the conduct of such workman। ठीक है, तो अगर सस्पेंशन की जो प्रोसीडिंग है वो चल रही है लेकिन वो पहले 90 डेज में उसे डिसाइड नहीं किया गया तो फर्स्ट 90 डेज में उसे जो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलेगा वो 50% ऑफ द वेजेस मिलेगा। लेकिन अगर वो 90 डेज से बियॉन्ड हो गया वो प्रोसीडिंग तो इन दैट केस उसे 75% ऑफ सच वेजेस मिलेगा, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं जनरली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपका होमवर्क क्वेश्चन है और इसे आपको कैसे आंसर करना है, इसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है और इसका जो सही आंसर होगा, राइट आंसर होगा, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, राइट। चलिए, सो क्वेश्चन इज एज पर द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 which of the following authorities shall be responsible to adjudicate upon the fairness or reasonableness of the provisions of any standing order। ठीक है, तो किसी भी स्टैंडिंग ऑर्डर में जो भी प्रोविजन यहाँ पे इनकॉर्पोरेट किए गए बाय द एम्प्लॉयर उसका जो फेयरनेस, उसका जो रीजनेबलनेस है उसको कौन सी अथॉरिटी ऑथेंटिकेट करेगी, राइट। ऐसा नहीं हो सकता कि एम्प्लॉयर कुछ भी डाल देंगे, तो उसे ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा ताकि जो उसका पर्पस है इंटरेस्ट सर्व करना यहाँ पे वर्कमैन का उसे पूरा करना है, राइट। तो उसे ऑथेंटिकेट कौन सी अथॉरिटी करेगी? फिर ऑप्शंस आर लेबर कोड, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, सर्टिफाइंग ऑफिसर और अपीलेट अथॉरिटी और नन ऑफ द अबव। ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड्स वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। इसके नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। और जो लोग भी कुछ कोर्सेज रेफर करना चाहते हैं फॉर ईओ, एओ एंड एपीएफसी, सो गाइस वी हैव लॉन्च्ड दीस कोर्सेज, मास्टर पैक, टेस्ट सीरीज प्लस एंड टेस्ट सीरीज फॉर देम। सो इसके बारे में क्या डिटेल्ड एट्रीब्यूट्स हैं, क्या फीचर्स हैं, क्या डिस्काउंट है, वो सारी चीजें आप जान सकते हैं बाय रेफरिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। We'll meet in another session. Till then, goodbye and happy learning, friends.